छुट्टी के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक नई सरकार भी आ जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, क्या उस सरकार में जो सरकार बनेगी उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी की बू भी हम देखेंगे? क्या बेईमानी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसी की तरफ इशारा हो रहा है और इसीलिए एडीआर ने याचिका लगाई है। फॉर्म 17C को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल सकते क्योंकि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोकॉपी हो सकती है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। आखिर कैसे किया जा सकता है ये मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, इंजीनियर हूं पेशे से, पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मुझे नहीं समझ में आता है। प्रशांत टंडन जी, आपको अगर समझ में आ रहा हो कि आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, जरा बताइए कि ये कैसे हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और आज चूंकि फिर से फॉर्म 17C की बात होगी और ये बात इसलिए भी होगी क्योंकि आज भी उसी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। 7 बजे 6 बजे पोलिंग खत्म होगी, 7 बजे तक जो वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वो लिखा जाएगा उसमें कि टोटल टर्नआउट इस बूथ पे इतने, फॉर्म 17C में, और उसी का तो इंतजार रहता है। और वही तो मांग रहे हैं सब कि आखिर साहेब आप 11वें दिन ये टोटल टर्नआउट बता रहे हैं और प्रतिशत में बता रहे हैं, जबकि आपने ही SY कुरैशी साहब का इंटरव्यू लिया कल। अपने यहां ही इंटरव्यू आप लोगों ने दर्शकों देखा होगा DB लाइव पे, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। SY कुरैशी साहब इस वक्त लंदन में है, लेकिन वहां से जुड़कर प्रशांत टंडन जी के साथ उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें यही है कि आप अगर किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं तो उसके लिए आंकड़े होते हैं, तब आप प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन आंकड़े आप नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप टोटल वोटर्स कितने हैं वो गिनती में नहीं दे रहे हैं कि 1 लाख वोटर ने वोट दिया, 2 लाख ने दिया कि 1 करोड़ वोटरों ने वोट दिया, ये आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं इतने प्रतिशत ने दिया। आप प्रतिशत में चले जा रहे हैं भाई साहब। पहले हम तो पहली क्लास से 1 2 3 4 पढ़ते थे, 1%, 2%, 4% नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको वो प्रतिशत समझ में नहीं आता। हम महामूर्ख हैं, रहने दीजिए, लेकिन हमको वो आंकड़े दे दीजिए कि कितने लोगों ने वोट डाले, किस बूथ पे, बूथ भी मत दीजिए, किस सीट पे कितने डाले ये बता दीजिए। प्रशांत टंडन जी, यहीं से एक जो चुनाव आयोग की जो बात यहां पर, और चुनाव आयोग लगातार निशाने पे है इस चुनाव में। अमलेंदु जी कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर भाई साहब जो हैं वो एक नहीं 3-3 बार इनको फोन करके कह रहे हैं कि वोट डालिए। मैं भी दिल्ली का वोटर होता था, लेकिन अब नोएडा का वोटर हो गया हूं, लेकिन मेरे पास भी ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि मुझे बिहार से भी फोन आ रहे हैं। मैं कभी बिहार का वोटर नहीं रहा, लेकिन बिहार से भी फोन आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब से वोटर हो गया। इस बीच सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं वोट डालने के लिए। तस्वीरें आप सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंची वोट डालने के लिए और यह तस्वीर आप भी देख लीजिए। और सोनिया गांधी अभी वोट डालने जा रही हैं और राहुल गांधी साथ में हैं। राहुल और सोनिया दोनों साथ साथ वोट डालने के लिए, और ये पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों वोट डालने के लिए, वोट डालकर निकलने के बाद शायद मीडिया से भी चर्चा करें। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहती हैं सोनिया गांधी या क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, ये भी हम सुनेंगे। लेकिन तस्वीरें साफ हैं कि लोगों में उत्साह बरकरार रहना चाहिए, मगर उस उत्साह के साथ साथ ये भी बरकरार रहना चाहिए कि बेईमानी नहीं हो रही है। अगर बेईमानी की बात आती है, कहीं गड़बड़ घोटाले की बात आती है तो तकलीफ होती है। और यह चुनाव जैसे धरातल पर दिखाई दे रहा है, इस चुनाव में जनता वोट दे रही है, जनता जो है इस चुनाव को लड़ रही है, ये कह सकते हैं। जनता वोकल है, वो अपनी बात रख रही है। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पीछे से राहुल गांधी टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। अभी उनके सामने एक ये बिल्कुल उनके सामने एक कुर्ते वाले भाई साहब, सफेद कुर्ते वाले भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले जा चुकी हैं वोट डालने के लिए अंदर, और राहुल गांधी भी लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें अभी आ रही हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या मीडिया से बात करते हैं। लाइव तस्वीरें सीधे दिल्ली की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 करोड़ 13 लाख मतदाता आज अपनी किस्मत, मतदाता 58 अलग अलग सीटों पर उनके प्रत्याशियों के वोटों की किस्मत का फैसला आज करने वाले हैं। जल्दी से आना चाहता हूं, ये तस्वीरें हम तक आएंगी, पहले जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास में। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप और कैसे भरोसा किया जाए चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पे? कैसे भरोसा किया जाए जब हमारे कहीं ना कहीं अगर छोटा सा धब्बा भी दिखाई देता है तो वो धब्बा हमारे आपके दामन पे नहीं बल्कि इस लोकतंत्र पे धब्बा
माना जाता है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं यहाँ चुनाव आयोग, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? चुनाव आयोग सीधे सीधे क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करें? आप याद कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, वहां भी सुप्रीम कोर्ट को एक नहीं बल्कि 3-3 बार हिदायतें देनी पड़ी एसबीआई को, और 24 घंटे के अंदर उसने सारे आंकड़े रख दिए, जिसके लिए 4 महीने का समय चाहिए था। यानी आप किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से आप चाहते हैं कि चीजों को जनता के बीच ना पहुंचने दें, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र लोक से बना है, जनता से बना है, और ये हमारा आपका तंत्र है। हम आप मिलकर इस सरकार को चुनते हैं, और जब हम और आप मिलकर सरकार को चुनते हैं तो हम ही हाशिए पे क्यों रहें? हाशिए पर तो सरकार को रहना चाहिए, उनको हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़ा होना चाहिए, लेकिन 5 साल तक हम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये एक अलग तस्वीर नजर आती है, और यहां से कहीं ना कहीं तानाशाही की बू आती है। प्रशांत टंडन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज। चुनाव की पूरी प्रक्रिया में राजीव जी, चुनाव आयोग की भूमिका बहुत निराशाजनक रही है, बहुत, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक पक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, चाहे चुनाव आयोग जो अभी तक होता रहा उससे हटने की बात हो, इलेक्टोरल रोल्स की बात हो, वोटर डिलीशन की बात हो। आप सोचिए, मैं जिस मतदाता बूथ पे 20 साल से वोट डालता हूँ, मेरा नाम नहीं मिला वहाँ। अब क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे बीएलओ कहाँ मिलेगा, और बीएलओ का नंबर मेरे पास है, और मैंने उसको अपना नाम निकलवा लिया। लेकिन आप सोचिए कि कोई साधारण मतदाता हो जिसको इतनी जानकारी ना हो, वो तो वापिस आ जाएगा। जो बाहर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे होते हैं, जो आपकी पर्ची आपको उसमें से निकाल के देते हैं, उसमें मेरा नाम नहीं है। तो प्रशांत जी थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं तमाम मीडिया के लोग जो हैं, मीडिया के हमारे साथी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट डालकर निकल चुके हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि वो कुछ बयान दें, बाइट दें, लेकिन बिना कुछ बोले हुए शायद निकल रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। सेल्फी लेते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये सेल्फी हमारे पास भेजने वाले हैं। हम लोग सेल्फी आज दिखा रहे हैं लोग तमाम मतदाताओं के, तो ये सेल्फी अपने पास आने वाला है प्रशांत टंडन जी। लेकिन यहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें तमाम मीडिया के साथी जो हैं वो आगे बढ़ते हुए और चाह रहे हैं कि कुछ तो बोलें, लेकिन शायद ये कुछ नहीं बोलते हुए ये आगे निकल गए हैं। और ये तस्वीर हम रिपीट कर रहे हैं। राहुल गांधी आ तो गए, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाई इतने में तो कर दिया उसने का। अरे भाई क्या कर दिया यार? अरे यार हट जा भाई, चल आपको अरे थैंक यू। तो यहां देखा आपने, राहुल गांधी ने 2 शब्द कहे, पहला नमस्कार और दूसरा थैंक यू, उंगली दिखाते हुए राहुल गांधी। लेकिन एक मजेदार तथ्य यहां पे आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। न्यू दिल्ली से के वोटर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और आज इन्होंने वोट डाला है, आपको पता है किस पे?
इन्होंने पहले कह दिया था कि झाड़ू पे वोट डालूंगा, क्योंकि वहां पे इनके क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नहीं है। तो आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने झाड़ू यानी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और केजरीवाल देंगे वोट इधर हाथ छाप पे यानी कांग्रेस को। तो एक मजेदार तथ्य, जो सिनर्जी की बात अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे, वो सिनर्जी यहां दिखाई दे रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों निकल कर आए और आम आदमी पार्टी के मतदाता को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मतदाता बनकर वोट देने के लिए आए हैं। तो एक अलग तस्वीर। और चूंकि ये बात खुल के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने और इधर अरविंद केजरीवाल ने ये बात पहले कही है, इसलिए यहां पर बहुत उसी आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूं। प्रशांत टंडन जी। चुनाव आयोग की पूरे मैनेजमेंट में बात कर रहा था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने शुरू से लेकर अभी तक चुनाव का संचालन किया है, दुर्भाग्यवश ये बहुत ही विवादित रहा है। एक पक्ष के साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दिया है। दूसरा जो सिंपल मैनेजमेंट है, जो आप अभी बात कर रहे थे, वो सिंपल मैनेजमेंट है मतदाता की संख्या बताने का। पहले राउंड में 11 दिन क्यों लग गए, इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। वो ऐसा कौन सा कैलकुलेटर था जो इतना स्लो था, मुझे समझ में नहीं आता। ये चार्ल्स बेबेज का बनाया हुआ कंप्यूटर था, किसका बनाया हुआ कंप्यूटर था जो इतना स्लो था। तो चुनाव आयोग की जो इंटेंट पूरी दिखाई देती है राजीव जी, वो बड़ी संदेहास्पद है। और दूसरा कि जो मैनेजमेंट है, आप सोचिए कि मैं जहां रहता हूं वहीं रह रहा हूं, जो मेरा पोलिंग बूथ है पिछले 20 साल से वही है। उसके बाद अगर मेरा नाम ही गायब हो जाए तो ये कैसा मैनेजमेंट है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां से ये काम हो रहा है। और वो भी तब राजीव जी जब बीएलओ मेरे घर आ चुके हैं हमारे इलाके के, उसके बाद भी अगर नाम गायब हो जाए तो इससे एक अंदाज मिलता है कि कितने बड़े पैमाने पर ये अक्षमता है, ये कार्यकुशलता पे सवाल है। अब मैंने तो वहां पे लड़ झगड़ के ढूंढ ढांड के अपना नाम निकलवा लिया, लेकिन एक सामान्य मतदाता तो वापिस आ जाएगा मतदान केंद्र से बिना वोट डाले। ये चुनाव आयोग ने मतलब पूरा जो जिसको कहें कि कार्यकुशलता के पे सवाल है और निष्पक्षता पे सवाल है, दोनों बातों पे सवाल है। और निष्पक्षता अगर सवालों के घेरे में है राजीव जी, तो नियत भी घेरे पर है। हर चुनाव की परिपाटी, कानून नियम सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बता दिया, नियम कानून से ऊपर होती है परिपाटी। अब तक की परिपाटी क्या आती है कि हर राउंड के बाद चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं तो ये भी उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस डर लगता है? उसके बाद हर राउंड के बाद शाम तक या अगले दिन तक फाइनल सूची आ जाती थी, जिसमें कि एग्जैक्ट नंबर होता था, मेल फीमेल, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने मतदाता कुल। और सीट वाइज होता था, विधानसभा सीट वाइज होता था, लोकसभा सीट वाइज होता था, महिला पुरुष के हिसाब से होता था। ये क्यों नहीं आ रहा? वही कुरैशी साहब ने जो बात की है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कह रहे हैं कि भाई लॉजिकल सी बात है, किसी के भी दिमाग में आएगी कि संख्या पहले आती कि परसेंटेज पहले आता है। जाहिर सी बात है, कोई संख्या पहले आएगी जिसका आप परसेंट निकालते हैं। तो संख्या देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत मैं बताता हूं राजीव जी। संख्या देने में दिक्कत यह है कि परसेंटेज एक गोलमोल चीज है। परसेंटेज में खेल हो सकते हैं। कहीं अगर मतदान पड़ा है जहां पे 10 लाख वोट है किसी कंस्टिट्यूएंसी में, वहां वोट पड़ा 58.2%,
और 58.2% और 58.4% में 2000 मतदाता हैं। तो ये जो 0.2 पर 0.2 और 0.3 और 0.4 में 1000 मतदाता होंगे, 10 लाख जिसकी कंस्टिट्यूएंसी की वो है। दूसरी एक और जो चिंता की बात है, वो चिंता की बात है पोस्टल बैलेट। और उस तरफ भी जो है चुनाव आयोग का ध्यान जो है वो नजर रखने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, कि काउंटिंग के समय खासकर, कि पोस्टल बैलेट में काउंटर साइन है कि नहीं है। जो बुजुर्ग लोगों के घरों में जाके वोट ले रहे हैं, उसमें काउंटर साइन है कि नहीं है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव, आरजेडी महागठबंधन, बिहार का विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन में कुल 12,000 कुछ 100 मतों का अंतर से सरकार बदल गई थी। तो 12,000, और वो सारे मत कौन से थे? अधिकांश वो मत पोस्टल बैलेट थे। तो पोस्टल बैलेट पे नजर रखने की जरूरत है। और शाम को जो अभी आपने दिखाया कि फॉर्म 17A, फॉर्म 17C, यानी कितने लोग पोलिंग बूथ में गए और कितने लोग मशीन ने गिने, ईवीएम ने गिने, वो सब कुल मिलाकर ये कि राजीव जी बहुत ही दुखद है कि चुनाव आयोग का इस तरीके का रवैया। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिल्ली के हिसाब से, बहुजन समाज पार्टी ने राजीव जी सब जगह अपने उम्मीदवार दिए दिल्ली में, 7 जगह, और बहुत सोच समझ के उम्मीदवार दिए उन्होंने। मैं आपको बता देता हूं कि ईस्ट दिल्ली में उन्होंने मोहम्मद वकार चौधरी को दिया है, जहां से आम आदमी पार्टी कुलदीप कुमार और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा हैं। ऐसे ही उन्होंने आप देखिए नॉर्थ वेस्ट में उदित राज के खिलाफ विजय बौद्ध को दिया है। वैसे ही उन्होंने चांदनी चौक में, जहाँ पे कि काफ़ी मुस्लिम इलाका भी है, उन्होंने जेपी अग्रवाल और प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया है, अब्दुल करीम आज़ाद। तो कुल मिला के ये है राजीव जी कि बहुजन समाज पार्टी ने भी इस चुनाव में बहुत सोच समझ के दिल्ली के चुनाव में अपने उम्मीदवार दिए। लेकिन जो बात अब जब डेवलपमेंट हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी को, खासकर आकाश आनंद को घर बैठाने के बाद एक संदेश गया है कि ये बीजेपी के पक्ष में की पार्टी है, बी टीम का लेवल उनके ऊपर लग गया है और वो बीजेपी को एडवांटेज के लिए चुनाव के मैदान में है। और दिल्ली की मतदाता, दिल्ली की जो कैंडिडेट की लिस्ट है उससे भी दिखाई दे रहा है। तो बीएसपी का वोट कहाँ जाता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बीएसपी का वोट है, काफ़ी अच्छा खासा वोट है। दिल्ली में बीएसपी का वोट कहाँ जाता है ये भी तय करेगा कि दिल्ली की 7 सीट के नतीजे क्या आएंगे। राजीव, दिल्ली की 7 सीटों के नतीजे क्या होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली में जो मुकाबला है वो कई जगह ट्रायंगुलर होता हुआ दिखाई इसलिए देता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स और बहुत सोच समझकर उतारे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या है, मायावती जी का रुख क्या है, ये पिछले 5 साल से समझ में आ रहा है। यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है और इस चुनाव को किस दिशा में हम जाते हुए देख रहे हैं। जबकि आज के मतदान के बाद 58 सीटों पर वोटिंग के बाद हम ये देखेंगे कि 486 सीटों की पोलिंग हो जाएगी, यानी 486 सीट्स पे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इसके बाद सिर्फ 57 यानी 57 सीट्स बचेंगी जिस पर 1 तारीख को पोलिंग होनी है। लेकिन उससे पहले क्या किसी दल ने अपने लिए पूरा का पूरा
जो चुनाव है अपने कब्जे में कर लिया है, क्या यहाँ 2014 और 2019 की तरह ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए आसान है या ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल भरा है, ये समझते हैं। एक बार फिर से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं? और लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले जरा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वोट डाल के आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। का दौर चल रहा है, आपको क्या लग रहा है दिल्ली का? देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। मैं लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भारत के संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तानाशाही के अंत के लिए इस बार अपना वोट करें, जरूर निकलें वोट देने के लिए। और आज हम सब लोग जानते हैं कि जब राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सारा कुछ संचालन संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे तो स्कूल के लिए काम करेंगे, अस्पताल के लिए काम करेंगे, बिजली पानी के लिए काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी की दुश्वारियों को कम करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। और एक बीजेपी का अपना दावा है। तो देख रहे थे, आप सुन रहे थे संजय सिंह, ये अपनी बात, अपनी अपील यहाँ रख रहे थे और लोगों को अपनी बात बता रहे थे। और यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो हम जरा दूसरी तरफ चलें और सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि जब 486 सीटें जो हैं वो लगभग पैक हो चुकी हैं और वैसे में ये चुनाव और 2014, 2019 के बाद 2024, ये कितना यहाँ परेशान करने वाला ये साल है नरेंद्र मोदी के लिए? और क्या आपको लगता है, क्योंकि लगातार आप भी घूम रहे हैं और पूर्वांचल के एरिया को बहुत नजदीक से भी देख रहे हैं, यहां से वो और अब ये चुनाव पूर्वांचल में जा चुका है पूरी तरह से, दिल्ली और इधर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में होना है, हरियाणा खासकर, ये दोनों पैक हो चुका है लगभग। क्या देखा जाए, क्या माना जाए, क्या यहां पर जो तीसरे दल है, चाहे मायावती जी की पार्टी है या और भी कई ऐसी पार्टियां हैं, वो डेंट करती हुई नजर आती हैं क्या? या एक तरफा बिल्कुल दो गुटों में यहां पर मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक बीजेपी या एनडीए कह लें और दूसरा कांग्रेस या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन कह लें? देखिए, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि लोगों का निर्णय हमेशा से देश को मजबूती देने वाला रहा है। और इस बार के चुनाव में तो बिल्कुल दो ध्रुवीय चुनाव हो गया है। एक तरफ तो इंडिया अलायंस के समर्थक हैं और वो समर्थक भक्त नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को देख करके, समझ करके और एक एक चीज को कि हमारे हित में क्या है, 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, बैकलॉग भर्ती की बात की जा रही है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात हो रही है। तो दलित, आदिवासी और पिछड़ा, खास करके अति पिछड़ा जिसमें मैं कहूँगा, जो अभी कहीं ना कहीं महरूम रहा है उन सुविधाओं से, उस अधिकार से, तो वो भी इस बार आशान्वित हुआ है काफी। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इस एजेंडे से वो बेहद आशान्वित है, ऊर्जा से भरा हुआ है। इसके अलावा आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए एक बड़ा पैकेज है और नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में एक अलग किस तरह की महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, जिसमें तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी अब मतदान के लिए पहुंच रही हैं। ये तस्वीर अभी आ रही है इन तस्वीरों में। इसके बाद प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हैं, ये भी अगर मीडिया से बात करती हैं तो प्रियंका गांधी आते हुए वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर प्रियंका पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अपनी पर्ची लेके प्रियंका गांधी आई हैं। ये सब कुछ, अगर आप वोटर हैं तो आप जानते हैं वोटिंग की प्रक्रिया क्या है। और यहां पर बीएलओ जो है वो चेक कर रही हैं प्रियंका गांधी का नाम, पता और बाकी चीजें। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें। प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंच चुकी हैं। अभी देखते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी।
लेकिन अभी वोट डाल दें, उसके बाद में अगर कुछ कहती हैं तो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। और वोट डालने के बाद जैसे प्रियंका गांधी निकलती हैं, क्या कुछ कहेंगी, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रियंका गांधी की तस्वीरें देखिए, वोट डालती हैं प्रियंका गांधी और निशान दिखाते हुए अब बाहर आकर क्या कहती हैं, मीडिया से क्या इन्होंने कुछ बात की है, चर्चा की है, जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकल के गए और इन लोगों ने कोई बात नहीं की, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वो उंगली की निशान वाली तस्वीर जरूर साझा कर दी है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कह रही, हाँ, यहां मीडिया से बात करती हुई नजर आ रही हैं, चलिए सुनते हैं। इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी है? मुद्दे तो आप बता मुद्दे आप बता आपकी सकते बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए, सब चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। तो देख रहे थे आप यहाँ प्रियंका गांधी अपनी बात रखते हुए मीडिया से, और अभी अभी वोट डालकर निकली हैं और मीडिया से उन्होंने मुखातिब होते हुए अपनी बातें रखी। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग, कम से कम आप किसी भी उम्र के हों और किसी भी ओहदे के हों, आप अमीर हों गरीब हों, लेकिन आप वोट डालने आते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं आपकी ही इसी बात से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि चाहे अमीर हो गरीब हो, इस सब वोट डालने के लिए आए। संविधान सभा का जो अंतिम भाषण है डॉक्टर अंबेडकर का, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम सभी लोग राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे, यानी हर व्यक्ति का एक मत होगा और उस मत का एक सामान्य मूल्य होगा। आज चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या एक कोई रिक्शे वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, या अंबानी साहब हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सबका वोट बराबर है, उसकी समान महत्ता है। और भारत के संविधान की जो पहली पंक्तियां हैं, हम भारत के लोग, तो दरअसल इस देश के लोगों को वो पावर दी गई है कि वही इस देश की सत्ता का संचालन करेंगे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। लेकिन आज ऐसे प्रतिनिधि चुन करके पहुंच गए हैं जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो कोरोना काल में जनता को मरने के लिए झोंक देते हैं और तमाशा बनाते हैं, उस मौत का मातम मनाते हैं और ये कहते हैं कि ताली और थाली बजाइए। जो वैक्सीन बनती है वो कैसी है उसको पता ही चल गया है। तो जहां जनता के साथ, उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी गरिमा के साथ, कि आपने 5 किलो राशन की लाइन में लोगों को लगा दिया और लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार अभी मौलिक अधिकार नहीं है इस देश में, लेकिन जो भोजन का अधिकार है वो तो कांग्रेस पार्टी के जमाने से है। एजुकेशन भी मौलिक राइट बना दिया गया था 6 से 14 साल के बच्चों का, वहां पे भी आपने उन तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। बड़े बड़े जो IIT जिसका आप बात करते हैं कि सब साल में हम एक खुल रहा है, पता ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा, और दूसरी तरफ सब कुछ ठेके पर दे देना। अब वो तमाम पूंजीपति इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और वहां पे क्या है, जिसके पास पैसा है वही अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। मैं जो बात पिछले 5 साल से कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने
लोगों के सपनों तक को छीन लिया है। एक किसान का बच्चा भी जब आईएएस बनने का ख्वाब देखता था तो वो तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के जरिए सचिव बना रहे हैं, तो उसकी क्या हैसियत रह गई है वो आप सपने नहीं देख सकता। आपने ठेके पर नौकरियां शुरू कर दी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां शुरू कर दी हैं, तो जो मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा, जो गरीब का बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखता था, वो भी अब उस सपने से महरूम हो गया है। और जो देशभक्ति की लालसा से सैनिक बनना चाहते थे, और ये सैनिक कौन है? ज्यादातर गरीब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो गांव से आते हैं, कस्बाई पृष्ठभूमि से आते हैं और मेहनत मजदूरी करके, खेतों में हल जोत करके वो सेना में भर्ती होकर के इस भारत माता की सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उनको अग्निवीर में तब्दील कर दिया। भारत माता की जय का नारा लगा देने से राष्ट्रवाद नहीं होता है। और मुझे इसलिए वो नेहरू जी का कथन याद आता है। एक गांव में जाकर के जब उन्होंने पूछा लोगों से जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, नेहरू जी ने पूछा ये भारत माता कौन है? लोग खामोश थे। उन्होंने बताया इस भारत माता में हम सब शामिल हैं, इस देश के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, ये सब भारत माता है। तो असल में भारत माता की जय का मतलब है कि लोगों की जय होना, महंगाई से निजात उनको मिले, उनको रोजगार मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और उनके गरिमा की रक्षा हो सके। लेकिन ये देश देख रहा है पिछले 10 साल से कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है। उत्तर प्रदेश में एक दलित को पेशाब पिलाई जाती है, कहीं एक दलित नौजवान की मूंछ काट ली जाती है, कहीं अगर वो मोटरसाइकिल पर चल रहा है तो उसकी पिटाई की जाती है, हाथरस में किसी बेटी का बलात्कार होता है और उसे न्याय नहीं मिलता क्योंकि वो दलित है, और प्रशासन पूरा उन अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। प्रतापगढ़ में एक दरोगा जो कथित रूप से उच्च जाति का है, वो कहता है कि दलित महिलाएं मजा देने के लिए हैं। इन 10 सालों में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, इनको पोसा जा रहा है। और ये जो चुनाव है वो दरअसल इसी मानवीय गरिमा की जो प्रताड़ना हुई, जो उसको छलनी किया गया, जो लाइन में लगा करके उसको भिखमंगा बनाया गया, उसकी डिग्निटी का जो सवाल है वो आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा जब लोग लाइन में लगे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पति पत्नी दोनों वोट दे करके आए हैं। एक पत्रकार ने पूछा पुरुष से कि आप कहां वोट दे करके आए हैं, तो उसने कहा मोदी जी को। क्यों वोट किया है? तो वो कह रहा आप सब जानते हैं, माने वो बताना नहीं चाहता या उसको पता ही नहीं है क्यों वोट कर रहा है। ऐसे ही ब्रेनलेस मोदी जी ने भक्त तैयार किए हैं कि वो केवल वोट करें क्योंकि उन्हें विष्णु के अवतार लगते हैं मोदी जी। और उनके पीछे बैठी हुई जो महिला थी उसने जो कहा कि इन्होंने रिश्वत खाई है, माने पति पत्नी के बीच में भी जो दिख रहा है ये चेतना भी दिखाई पड़ रही है। ये महत्वपूर्ण है कि ये आज की महिलाएं ये नहीं है कि वो पति ने जहां कह दिया वहां वोट डालें, वो ज्यादा उस चीज को समझ रही है कि उनकी रसोई में रसोई गैस उनको मंगानी पड़ रही है। जो इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना चलाई थी वो सारे सिलेंडर घर पे रखे हुए हैं और लोग रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं, लोग मजबूर हैं। हमने तो यहां तक देखा है मेरे अपने बुंदेलखंड में कि वहां पर पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं क्योंकि वो महिला है और उसका ये अधिकार है कि वो अब चूल्हे को छोड़ करके गैस से खाना बनाए, लेकिन उसके पति के पास रोजगार नहीं है तो महिला और पुरुष में झगड़ा हो रहा है। वो तो कह रही है गैस भरवा के लाइए, लेकिन वो बेचारा क्या करे क्योंकि उसके पास आमदनी नहीं है, दोनों में झगड़ा हो। मोदी जी ने तो यहां तक पहुंचा दिया, अपना परिवार तो भले ही नहीं बनाए ना बचाए, लेकिन दूसरे के परिवारों को भी ऐसे झोंक दिया उन्होंने। आप ये कर सकते थे कि जितना पैसा आपने अंबानी अडानी को फायदा के लिए किया, जितने हजारों करोड़ रुपया आपने विज्ञापन पर खर्च किया, बेहतर होता तो ये गैस आप सस्ती कर देते। 450 का मिल रहा था, आप 500 का ही कर देते, लेकिन आपने तो 1100 रुपए कर दिया। लोगों से जो आप टैक्स वसूल कर रहे हो, माचिस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, ये कहां से जा रहा है? अंबानी अडानी तो दे नहीं रहे हैं, ये तो गरीब लोगों के जेब से जा रहा है। लोगों की आमदनी इतनी घटी है कि असमानता की खाई ब्रिटिश पीरियड से ज्यादा चौड़ी हो गई है
और जब इसको लेकर के एक पत्रकार सवाल पूछता है, वही जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि वो चमचे थे, उस चमचे ने भी सवाल पूछा तो उसको जिस ढंग से मोदी जी ने जवाब दिया कि क्या करूं, सबको गरीब बना दूं। जहां प्रधानमंत्री की सोच ये हो, जहां प्रधानमंत्री अपने लोगों की चिंता ही ना करता हो, गरीबों की चिंता ना करता हो, क्योंकि गरीबों को ही संविधान प्रोटेक्ट करता है, गरीब के लिए ही नीतियां बनती हैं। जो धनाढ्य लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, उनको प्रोटेक्शन उतना नहीं चाहिए संविधान का। महिला को प्रोटेक्ट करता है, अल्पसंख्यक को प्रोटेक्ट करता है, दलित आदिवासी को प्रोटेक्ट करता है भारत का संविधान। इसीलिए संविधान बदलने की इच्छा रखते हैं और मुझे लगता है ये चुनाव जो है वो सबसे ज्यादा संविधान को बचाने का चुनाव हो गया है। ये महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति का चुनाव हो गया है और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव हो गया है। इसीलिए आप देखिएगा जो भी लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, जिन्हें अपना सवाल महत्वपूर्ण लग रहा है, वो खुल करके और पूरे दिन धूप में रह करके चुनाव में शरीक हो रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने 5 साल की चिंता है। और जो लोग आज ही आ चुके हैं सरकार से, हो सकता है कि उनको मजबूरियां ना हो, उन्हें बहुत दिक्कत ना हो, तो वो साइलेंट मोड पर बैठ गए हैं। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो पैसिव मोड में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो विपक्ष को वोट नहीं कर सकता, ये उसके भीतर की ये ग्रंथि है, लेकिन वो मोदी को वोट नहीं कर रहा है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा हासिल है और मुझे लगता है कि ये चुनाव विशुद्ध रूप से बदलाव का चुनाव है, 2 ध्रुवीय चुनाव है। इसमें बीएसपी को लेकर के जो आपने बात कही थी, उत्तर प्रदेश का वो जाटव मतदाता भी 50% इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया है कि बहन जी को इतना दबाव में लिया गया है कि उन्होंने आकाश आनंद को भी हटा लिया। उन्होंने कई जगहों पर ऐसे टिकट वितरित किए, कई जगहों पर बदले, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो जो दबाव डाला गया उनके ऊपर, इसे वो दलित समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो जाता, ये पलटवार उनका समाज कर रहा है कि मायावती को जो प्रेशर में डाला जा रहा है, इसका बदला लेने के लिए इससे गुस्सा हो करके वो दलित समाज, वो जाटव समाज भी इंडिया अलायंस की तरफ खड़े हो करके, भले ही उसकी कुछ असहमतियां हो, लेकिन वो इस समय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए वोट डालने के लिए जा रहा है, अपने संविधान को बचाने के लिए और मायावती की उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए भी वोट डालने के लिए जा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, यहाँ अब तीसरा कोई प्लेयर है ही नहीं। चुनाव विशुद्ध रूप से 2 ध्रुवीय बन गया है और सबसे अच्छी बात है 22 के चुनाव में 2 ध्रुवीय होने की वजह से बीजेपी को फायदा हो गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ आने से जो अति पिछड़ा तबका है और जो दलित तबका है, वो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है। क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी इस देश के सामाजिक न्याय के मुद्दे के सबसे बड़े आइकॉन बन गए हैं। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में उनकी आप लोकप्रियता को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और नौजवान पीढ़ी में तो अद्भुत तरीके से राहुल गांधी का वो मुद्दा चल रहा है, 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप वाला और 30 लाख सरकारी नौकरियों वाला, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए और रोजगार भी 4 साल वाला नहीं, अग्निवीर वाला नहीं। ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके गांव के इलाकों में, कि अग्निवीर को हम खत्म करेंगे और जो पहले नौकरियां जिस तरह की होती थी, जो सैनिक भर्ती होते थे, उसी तरह की हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे। और इसने कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के खेमे को बेहद मजबूत किया है। और जो झाड़ू और हाथ की बात है, इन 10 सालों में जितना कचरा फैलाया गया है लोकतंत्र का, इन 10 सालों में जितना लोगों के साथ उनकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, ये हाथ उस झाड़ू के जरिए उसको साफ करने के लिए चुनाव मैदान में है। और ये गठबंधन मुझे लगता है इस मामले में बेहद खास है। बिल्कुल, इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी और यहाँ वाड्रा परिवार भी दिखाई दे रहा है और प्रियंका गांधी की बेटी यहाँ दिखाई दे रही हैं और मिराया
जिनका नाम है मिराया वाड्रा, वो दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब यहाँ, और मीडिया का जमावड़ा भी है। और यहाँ ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और भी हैं। कुछ महिलाएं वोट डालने के बारे में क्या कुछ कह रही हैं, वोट डालकर या वोट डालने से पहले क्या कुछ कह रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सेल्फी ली, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत सारी तस्वीरें, ज़रा मैं अपनी टीम से कहूँगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सेल्फी वाली तस्वीर ज़रा दिखाइए। और उनके अलावा ये बहुत सारी तस्वीरें अभी आ चुकी हैं हम लोगों के बीच, जरा उन तस्वीरों को ये देखिए। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, देशवासियों, पहले 5 चरणों के मतदान में आपने झूठ, नफरत और दुष्प्रचार को नकार कर अपने जीवन से जुड़े जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता दी है। आज 6ठे चरण का मतदान है और आपका हर वोट सुनिश्चित करेगा कि युवाओं के लिए 30 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती और 1 लाख रुपए साल की पहली नौकरी। इसके बाद भी इस ट्वीट में आगे भी है, लेकिन ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। इन तस्वीरों के साथ साथ आपने प्रियंका गांधी को भी देखा था, अभी वो उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, अपनी बातें की हैं। और एक महिला की इस बीच ये मेनका गांधी को आप देख रहे हैं, मेनका गांधी भी वोट डालने के लिए आई हुई हैं। मेनका गांधी आप जानते हैं कि उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं, तो मेनका गांधी भी तस्वीरों में हैं। और तमाम अलग अलग की तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक महिला अपने यहाँ दिल्ली में क्या कुछ कह रही है, ज़रा अभी बहुत देर से मैं देख रहा था स्क्रीन पे वो महिला की तस्वीर। हाँ, ये क्या कुछ कह रही है, ज़रा सुनते हैं, ज़रा आवाज़ दीजिए, वॉल्यूम दीजिए, क्या कह रही हैं। ये ना उन्होंने बोला कि 2 बार दबाओ, कि 2 बार दबाने पे आया, कैसे हुआ है? वो बोल रहे थे ना अंदर, हाँ 2 बार में आया कि 2 बार दबाओ बटन है। अरे नहीं, तो पहले तो 1 ही बार दबाया है ना। पिछले साल तो 1 बार में ही हो गया था। तो आपको क्यों लगा ऐसा, कैसा क्या किया? कभी घुमा रहे थे। और नहीं तो आपने वो जो वीवीपैट की पर्ची निकलती थी उसमें देखा आपने, जिसको वोट दिया वो पर्ची साइड में शीशे में वो देखा था आपने? देखा था आपने, जिसको वोट दिया उसी का आया है। वो हिंदी ने अंदर शीशे में देखो आ गया तो था, आपने देखा, आपने जिसका बटन दबाया उसी का पर्ची दिख रही थी उसमें। अच्छा, तो आप वोट डालने गए तो आपने क्या सोच के वोट डाला कि हम इस पार्टी को या इसको वोट दे, तो इसलिए दे? जब सब डालना है तो डालिए। अच्छा, ऐसा सबने बोला ऐसा है? अच्छा अच्छा, यानी आपने तय नहीं करते, आप खुद तय नहीं करते आप लोग। तो ये महिला कह रही हैं। हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ साथी, आप जानते हैं पंकज चतुर्वेदी जी ने ये तस्वीर भेजी है, उन्हीं की आवाज़। और ये महिला से बात करते हुए महिला बता रही हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बार उसे बटन दबाने के लिए कहा गया। और एक लंबी तस्वीरें आप, लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइनें अलग अलग जगहों से अलग तस्वीरें जो है हम तक आ रही हैं। और इन तस्वीरों के जरिए दिल्ली का सूरत हाल हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी। और ये धीरे धीरे इस गर्मी में भी प्रशांत जी भीड़ होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। इस बीच मेनका गांधी को भी आप लोग देख रहे थे, कुछ सेल्फी भी आप लोगों के बीच हम पहुंचा रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी हैं। और सेल्फी की तस्वीरें, और इसके अलावा राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ भी अभी नजर आ रहे थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मिराया हैं अपने पापा के साथ और रॉबर्ट वाड्रा के साथ, और राहुल गांधी हैं। यहाँ पुलिस और मीडिया का जमावड़ा है। ये सारी तस्वीरें दिल्ली से, और दिल्ली में वोटर्स क्या कुछ उनका क्या मिजाज है, और शायद इंतज़ार कर रहे हैं ये अपने साथ आए हुए शायद प्रियंका गांधी का इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखिए, रॉबर्ट वाड्रा और मिराया और राहुल गांधी पानी पीते हुए। और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी निकल के सब बाहर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि सब वोट डालने के लिए। और इस बीच प्रियंका गांधी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वोट डाल करके आई तो उन्होंने मीडिया से बात भी की, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे। और प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी, लेकिन राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने नमस्कार कहा
कहा और उसके बाद वो चले गए, अपनी उंगली दिखाते हुए वोट डाल करके निकले हैं अपनी माता के साथ यानी सोनिया गांधी के साथ। राहुल गांधी ने सेल्फी भी ली, उस सेल्फी को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ ये बताने दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि यहाँ से ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। पहले अमलेंदु जी, आपसे जरा समझूं ये इन तस्वीरों के बीच और ये दिल्ली आज तो बिल्कुल ही छाए हुए रहना भी है दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली की मात्र 7 सीटें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, पूरी की पूरी दिल्ली की सीटें हैं। उधर हरियाणा की सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? राजीव जी, इस बार की तस्वीरें ये कहती हैं कि जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया धीमी कराई जा रही है, जो कि आम आदमी पार्टी का आरोप है, वो साफ बता रहा है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। वरना मतदान प्रक्रिया इतनी धीमी कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कल ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि एलजी जो है उन्होंने आदेश दिए हैं कि दिल्ली में मतदान की प्रक्रिया जो धीमी कराई जाए। और आज जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी कई विजुअल्स जो है वो ट्वीट किए हैं, तो वो उसमें बताया जा रहा है, मतदाता कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रक्रिया बहुत धीमी है और मतदाताओं को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि बूथ संख्या कौन सी कहाँ पे है। इस तरीके की मतलब इंतजाम नहीं किए गए, जबकि ये प्राथमिक चीज़ें होती हैं राजीव जी की कौन सी बूथ संख्या जो है वो कहाँ है, ये बाकायदा लिखा जाता है हर पोलिंग बूथ पे जब बनते हैं उसके। तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं की गई हैं तो जो आम आदमी पार्टी के आरोप है वो कहीं ना कहीं कुछ सच साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये सच है कि नहीं है इसकी हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं और आरोप जिस तरीके लग रहे हैं उससे ये चीज़ें समझी जा सकती है। उधर जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को लेकर के जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि साहब आपने तो रोने का क्या बना दिया है, इस तरीके का कुछ ट्वीट किया है उन्होंने, उससे भी साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से मतलब एलजी जैसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, अगर वो एक मुख्यमंत्री के राजनीतिक बयानों को लेकर ये कहे कि आपने रोने की आदत बना ली, तो राजीव जी समझा जा सकता है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का शरण जो है वो हुआ है। और एलजी जैसा व्यक्ति जो है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो किस तरीके से खुली चुनावी राजनीति में उतरा हुआ, इस तरह को समझा सकता है। मुझे लगता है कि अगर 4 जून के बाद सरकार बदलती है तो दिल्ली के एलजी पर जो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कि उसने जो संविधान की शपथ दी थी उसका जो उसने अवहेलना की है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर राजीव जी जो विजुअल्स हैं और जो सारी सूचनाएं हैं उसके आधार पर समझा जा सकता है कि यहाँ इंडिया गठबंधन ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात मतलब हम यहाँ बैठ करके नहीं कह रहे हैं, जो सूचनाएं हैं उनके आधार पे और मतदाताओं से जो हमारे लोगों ने बातचीत की है, संवाददाताओं ने बातचीत की है, उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी फुटपाथ पर बैठे हुए और पानी पीते हुए, राहुल के बगल में रेहान वाड्रा उनके साथ बैठे हुए। ये राहुल गांधी हैं जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं, आप तक हम सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी मीडिया का जमावड़ा जरूर है और प्रियंका गांधी हैं, यहाँ मिराया है प्रियंका की बेटी, और रेहान वाड्रा हैं और राहुल गांधी हैं। ये तीनों यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि इनके साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा भी थे और प्रियंका, मिराया, रेहान और राहुल गांधी, ये सब यहाँ पर हैं सड़क पे अभी बैठे हुए। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे थे। तो राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार जो है वो आज बाहर है और दिल्ली में एक अलग ही नज़ारा आप देख रहे हैं, एक अलग दिलचस्प नज़ारा आप कह सकते हैं इसे। और सेल्फी ले रहे हैं लोग आकर के राहुल गांधी से, राहुल गांधी के साथ, और प्रियंका गांधी और परिवार जो है, अब राहुल गांधी यहां से आगे बाहर निकल रहे हैं। राहुल यहां से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, दिल्ली की सीधी तस्वीरें। राहुल गांधी यहां से अब अपनी कार में बैठ गए और अब यहां से निकल गए हैं राहुल गांधी। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे और साथ साथ उधर जो अभी आप बात कर रहे थे, कह रहे थे आप अमलेंदु उपाध्याय जी, हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी से कोई उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाए तो इस पर और भी हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आम आदमी पार्टी को लेकर एक शायराना अंदाज में आज एलजी ने क्या कुछ कहा है। और एलजी जो सक्सेना साहब हैं वो कह रहे हैं अपने शायराना अंदाज में कि आदत ही बना ली है आपने तो ऐ केजरीवाल साहब। सुनिए, आदत ही तो बना ली है आपने, आदत ही बना ली है आपने तो ऐ केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते रहना।
एलजी का ये पलटवार है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के स्ट्रांग होल्ड में, जहां इंडिया ब्लॉक जो है मजबूत है, वहां धीमा मतदान करवाया जा रहा है। ये एलजी ने करवाया जाए, यह आरोप लगाया है आतिशी ने एलजी के ऊपर, क्योंकि एलजी ने ये पहले से आदेश दिया है। अगर आतिशी का वो बयान मिले तो जरूर उसको भी लेके आने की कोशिश कीजिएगा कि आतिशी ने सीधा सीधा दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर यह आरोप लगाया है कि यहां एक आदेश दिया गया है, दिल्ली के जो चुनाव आयोग दिल्ली में, और उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी 2 दिन पहले बीजेपी की तरफ से कि जितने भी बुर्के वाली महिलाएं आए उनका भी अच्छी तरह से उनकी जांच पड़ताल की जाए। यह बीजेपी ने एक चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को 2 दिन पहले। तो बुर्के वाली महिलाओं की ठीक ठाक जांच हो। उसके बाद आज आतिशी ने आरोप लगाया सुबह सुबह कि स्ट्रांग होल्ड वाले इंडिया गठबंधन जिस एरिया में बहुत मजबूत है वहां धीमा मतदान करवाया जाए, यह आदेश एलजी ने दिया है। और इन सब के बाद एलजी ने, यानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो कहा है वो शायराना अंदाज में कहा है कि आदत ही बना ली है आपने तो है केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते रहना। लेकिन इस बीच आप देखिए कि एक तस्वीर सड़कों से आ रही है और यहां कमर पे हाथ रखे हुए प्रियंका गांधी, तो उधर बैठे हुए फुटपाथ पर मामा भांजा, जी हां मामा जो हैं वो हैं राहुल गांधी और भांजा अभी उठ गए हैं वो हैं रेहान वाड्रा। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ साथ बहुत सारी तस्वीरें आप तक आएंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब राजीव कुमार साहब भी पहुंच चुके हैं। राजीव कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी वोट डालने पहुंचे हैं और बहुत दिलचस्प होगा कि ये किसको वोट डालेंगे। आप लोग अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए ये किसको वोट डाल रहे हैं। ये अंदाजा प्रशांत जी मुस्कुरा रहे हैं। राजीव कुमार साहब देश के चुनाव आयुक्त वोट डाल रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं आप अपनी पतलून ऊपर उठाते हुए और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसको वोट डाल सकते हैं, किसको वोट डालने गए हैं। यही तो दिलचस्पी हम सबकी है और यही खूबसूरती इस लोकतंत्र की है कि आज छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो आप वोट डाल सकते हैं। आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप रिक्शा चलाते हैं कि झाड़ू लगाते हैं, या आप प्लेन चलाते हैं या देश चलाते हैं, आपको वोट डालने का अधिकार है। इसलिए आपने राष्ट्रपति जी को भी देखा और आपने इधर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं आई है और उनकी तस्वीर भी, उसका भी इंतजार रहेगा कि वो अब तो वो दिल्ली के ही निवासी और यही वोट डालते हैं जहां तक मुझे उम्मीद है। नहीं, उन्होंने गांधीनगर में डाला है, बिल्कुल उन्होंने गांधीनगर में डाला है, वो वहां के वोटर, अभी तक वो दिल्ली के वोटर नहीं बने। और अब इसके बाद क्या बनने की नौबत आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे, ये तस्वीर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप इस तस्वीर को देख के। राजीव कुमार साहब हैं देश के सबसे चर्चित और जिसके हवाले ये देश और ये चुनाव की प्रक्रिया है। देखिए राजीव कुमार जी ने वोट कहीं भी डाला हो, राजीव कुमार की अध्यक्षता में जो निर्वाचन आयोग है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ा हुआ। वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं या बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच उसको दिखाई नहीं दे रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन उसको दिख नहीं रहा। उसको ये जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि देश के नागरिकों को कितना मतदान पड़ा है, किस चरण में, किस सीट पे, वो जानने का हक भी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर चुनाव में चुनाव आयोग ये करता आया है। तो चुनाव आयोग, इनका वोट कहीं भी गया हो, लोग इसमें अटकलें लगाए, लेकिन जो काम इनको करना है, जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिस काम को करने के लिए जनता के टैक्स का पैसा इनके ऊपर खर्च होता है, वो काम ये कार्यकुशलता से और ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है 5 राउंड तक आते आते। दूसरा कि बीजेपी का जो ये महत्वपूर्ण क्यों है चुनाव की, बीजेपी ने इन चरणों पर लीड हासिल की थी। यही देखिए, आप
58 में से 40 सीटें बीजेपी की हैं इस राउंड में। और ये वो चुनाव है जहां अब बीजेपी के लिए बड़ा प्रतिकूल माहौल है। दिल्ली में 100% नहीं होने जा रहा है, और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का मतदाता जो विधानसभा वाला है वो लोकसभा में भी अगर लौटता है और कांग्रेस का मतदाता आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी का मतदाता कांग्रेस को अगर वोट देता है तो दिल्ली की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। 7-0 भी हो सकता है दिल्ली में। जरा भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, और साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे एलजी पर आरोप लगाया है, आतिशी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी देखेंगे। एक एक कर जरा तमाम इन बाइट्स को, ट्वीट को लेकर आइए, जरा सुनते हैं, समझते हैं ये चुनाव की प्रक्रिया, और चुनाव की प्रक्रिया में क्या कुछ चल रहा है, कैसे राजनेता प्रभावित हो रहे हैं। और वो पहले भूपेंद्र हुड्डा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इंडिया न्यूज़ दिखा दो आराम से। मेरा ना किच मेरा चलो रोलिंग सर जी उड़ा था खड़े हो यार जरूर आना, मेरे का नहीं आजा, मेरा उड़ा क्या तकड़ा है। और ये अधिकार बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला है देश की आजादी। थोड़ा सा साइड में कर लो ना आईडी हुड्डा साहब आज कितना टफ मुकाबला मानते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां बीच में आज मुकाबला है, दोनों के बीच कांग्रेस और बीजेपी के, कितना मुकाबला मानते हैं आज? पता नहीं। आपने अंडर करंट की बात की थी, कुछ फीडबैक मिल रहा है क्या उसी तरह? बहुत तरीका है आईडी लगाने का। परिवार समेत गाँव में वोटिंग करेंगे आप? ठीक, मैं इन्हें सब न दे देंदा। कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा जो है उनको आप देख रहे थे, और इनके साथ साथ जरा सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत क्या कुछ कह रहे हैं। इधर हरियाणा की तस्वीरें एक अलग दिखाई देती हैं दोस्तों, आप जानते हैं हरियाणा की तस्वीरें अलग है, और हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है, मात्र एक सीट पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। क्या कुछ कह रहे हैं इधर सुरेंद्र राजपूत, सुनिए। तो जी आज छठे चरण का चुनाव है, मतदान की प्रक्रिया अब तक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की लगभग 14 लोकसभा में ये चुनाव की प्रक्रिया चालू है। किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, क्या कुछ लोगों से कहेंगे जो आज मत अपना प्रयोग करेंगे? मेरी समस्त सम्मानित जनता से अपील है कि मत प्रतिशत को 100% करें, और 100% करने के लिए घर से निकलें, और घर से निकलते समय महंगाई को भी ध्यान रखें, बेरोजगारी को भी ध्यान रखें, आपके बच्चों के पेपर लीक हुए हैं इसको भी ध्यान रखें, इसके साथ साथ सीमा की सुरक्षा को भी ध्यान रखें, इसके साथ साथ अग्निवीरों को भी याद रखें, उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती लीक हुई है इसको भी याद रखें, और याद रखें कि आपके बच्चे अग्निवीर हैं, कोई पेंशन नहीं, इसको भी याद रखें कि पुरानी पेंशन स्कीम अब नहीं है, इसको भी याद रखें कि 400 रुपए का सिलेंडर अब नहीं 1200 रुपए का सिलेंडर है। जुमलेबाजों को हराएं, देश के संविधान को बचाएं, संविधान को बचाने के लिए मतदान करें, आरक्षण को बचाने के लिए मतदान करें, और जातीय जनगणना को कराने के लिए मतदान करें। मतदान जरूर करें। सर एक और सवाल है, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में हैं। गोरखपुर में सुबह अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैली, उसके बाद प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का संयुक्त रोड शो है बनारस के कैंडिडेट अजय राय के समर्थन में। देखिए अब इस वक्त जनता निकल पड़ेगी, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता है, और एनडीए अपने अहंकार में चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में चुनाव लड़ रही है। हम लोग संसाधन विहीन होने के बावजूद रैली इसलिए कर पा रहे हैं कि जनता इस प्रचंड गर्मी में निकल रही है, और हम जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जिस तरीके की भीड़ उन्होंने आजमगढ़ में, फूलपुर में, इलाहाबाद में दिखाई, और जिस तरीके से टूट के पड़े हैं लोग हमारे पक्ष में, उससे हमारे नेताओं का, हमारे गठबंधन का बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। और आने वाला समय निश्चित तौर पर
आतताइयों को, जुमलेबाजों को, झूठ बोलने वालों को, छल करने वालों को और जनता के साथ अन्याय करने वालों को और बेरोजगारी बढ़ाने। तो आप देख रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये तस्वीर है सोमनाथ भारती दिखा रहे हैं, ये न्यू दिल्ली से कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के और इनके सामने हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज का ये जो पैम्पलेट है, बैनर है, पोस्टर है, ये सब यहां बूथ के अंदर कुछ जो उनके जो कार्यकर्ता है वो लेकर घूम रहे हैं, बांट रहे हैं और यही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। जरा इस वीडियो को भी देखिए, जरा इसमें साउंड अगर है तो साउंड भी लेके आइए। एक अलग तस्वीर नजर आ रही है, साफ यहां पर आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की आखिर हो क्या रहा है, यहां बीजेपी के बैनर पोस्टर क्यों दिख रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। कैसे पहुंचा आप लोग क्या चुनाव लड़ा देख रहे हैं? निकालो नंदगल कर क्या रहे बताइए मैडम कैसे घंटे कैसे दिख रहा है, ऊपर से मुझे दिख रहा है। एक पीस बाहर है वहाँ से इधर से वहाँ से चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव कराओगे सर, आप बाहर नहीं, यहाँ से बाहर जाइए, ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर, बाहर जाइए। ये इलेक्ट्रोल रोल आप इधर हैंड ओवर करके जाइए, ये बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। ये आप देके जाइए मुझे, ये अलाउड नहीं है। ये जो आप काम करते हैं ये दीजिए, आप बाहर जाइए प्लीज, बाहर। तो देख रहे थे आप मतदान केंद्र के अंदर अगर ऐसी तस्वीरें आए और ये सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं न्यू दिल्ली से और वो आपत्ति जताते हुए कि बीजेपी की कैंडिडेट बांसुरी स्वराज के बैनर पोस्टर यहां क्यों दिखाई दे रहे हैं और इसी पर आपत्ति जताते हुए बीएलओ से अपनी बात रखते हुए बीएलओ के सामने, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी महोदय ने यह आदेश दे दिया है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है वहां धीमी मतदान की प्रक्रिया रखी जाए, और ये जो धीमी प्रक्रिया है इसके तहत ये आरोप। लेकिन उसके बाद एलजी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को रोने की आदत है, वो रोते हैं और इसलिए रो रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कहा है आतिशी ने, जो ट्वीट किया है, अगर ला सकते हैं तो आतिशी के ट्वीट को जरूर स्क्रीन पर ले आइए और समझते हैं कि दिल्ली का सूरत हाल क्या है। दिल्ली में ये न्यू दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यू दिल्ली सीट 7 सीटें हैं दिल्ली में। हमारे दो साथी यहां मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी ईस्ट दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन इस बीच आतिशी देखिए कह रही हैं कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है, और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। यह आतिशी का कहना है। और एक इंपॉर्टेंट कहें तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर, बहुत महत्वपूर्ण बात अगर देखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां रखी गई है। हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और उनसे हम समझेंगे कि आखिर इस देश की तस्वीर क्या होने जा रही है और यहां पर इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर रहा है, और खासकर आम आदमी पार्टी और जो एलजी में जो ठनी रहती है उसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी आप अपनी बात रख रहे थे, माफी चाहूंगा बीच में मैं रोका था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां, इंपॉर्टेंट बात यहां पे है
कि जो दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहां भी बहुत कुछ, दिल्ली देश की राजधानी है, साफ सुथरे ढंग से यहां पे, क्योंकि वीआईपी एरिया भी है जहां हमने राहुल गांधी को देखा, सोनिया गांधी को देखा, प्रियंका वाड्रा को देखा हमने, और रॉबर्ट वाड्रा को देखा, उनके बच्चों को देखा, ये सब कुछ सारी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन यहीं पे कुछ और तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तस्वीर अभी स्क्रीन पे चल रही है, ये तस्वीर भी डरावनी तस्वीर कह सकते हैं, ये अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अगर इन प्रकार ना, अगर आप चुनाव को जीतना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो यह तरीका ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी देखा, राजीव कुमार का जिक्र आप कर रहे थे, उनको भी देखा जो वोट डालने गए हैं, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि आखिर अंदाजा लगाइए कि वो किसको, ये देखिए खड़े हैं लाइन में, कि अंदाजा लगाइए कि ये किसको वोट देंगे, और इसका अंदाजा आप अगर लगा सकते हैं तो जरूर स्क्रीन हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राजीव कुमार ने किसको वोट दिया होगा। जरा देखते हैं कि तस्वीर कितनी साफ होती है आप लोगों के जरिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच जो हिंदुस्तान में ये चुनाव, और अब आखिरी पड़ाव पे चुनाव, आज के बाद आखिरी मतदान 1 तारीख को है, लेकिन उससे पहले दिल्ली हरियाणा, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस फेज के लिए और इस पूरे ओवरऑल चुनाव के लिए, प्रशांत टंडन जी? सबसे पहले तो जो तस्वीर दिखाई दे रही राजीव जी, राजीव कुमार आपके हमनाम, चुनाव की शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें ये शेरो शायरी करते हुए पाए गए थे, आज दिखाई दिए महाशय। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने वाला व्यक्ति गायब था, जनता के सामने नहीं आ रहा था, मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी हर राउंड के बाद, वो व्यक्ति गायब था। आज वो दिखाई दिया है और ये बाइट भी उनकी चल रही है। कहूंगा कि जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजीव कुमार, जरा सुन भी लें इनकी बाइट, क्या कह रहे हैं। राजीव कुमार को सुनना आज तो सब पूरा देश चाहेगा सुनना, जरा सुनते हैं। बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला, मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना, और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे, बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहां जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आए, सब लोग डालें। सभी पीडब्ल्यूडीज के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फोटो देखिए, कितने खूबसूरत फोटोज हैं। तो सर, आप खुद वोट डाल के भी बहुत खुश हैं फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे, और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन जरूर देंगे। तो सर, आप सुबह से फोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है।
सब जगह से, प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं। गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। सो बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। और जो इंतजाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगी। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इससे उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। और JNK का सर वो जो असेंबली का इलेक्शन है इसके बाद वो हम देख सकते हैं। मैं बोल चुका हूँ पहले भी, जब पहले तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी श्रीनगर में। बहुत उत्साहित हैं हम वहाँ की वोटिंग से। लोगों का जो लोकतंत्र में उत्साह है और जो आगे बढ़ के। तो सुन रहे थे प्रशांत टंडन जी, बताएंगे ये इस बारे में भी, यानी सुप्रीम कोर्ट में। और ये जब यहाँ पत्रकार ने पूछा, जब ये पूछा गया इनसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दे दिया है, इन्होंने कहा, तो वो कह रहे हैं नहीं, वो तो खैर जो सही है वही था जो उन्होंने कहा, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे गुमराह किया। यानी कि कविताएं, शेर व शायरी लिखते लिखते अभी एक किताब लिखने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ किताबें लिखेंगे और कुछ बताएंगे भी आने वाले समय में। लेकिन राजीव कुमार जी सवालों के घेरे में रहते हैं और ये खुलकर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और ये लोकतंत्र है देश का, इसमें हम और आप इतनी तो बात सराहना करते हैं, तो आखिर किसी के मुंह पे इतना तो कह ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बू अगर आती है तभी तो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग रही हैं। और उस अगर सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं में गड़बड़ी की बू अगर उसे भी नहीं लग रही हो, पता नहीं चल रहा हो, तो शायद उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। राजीव कुमार जी का पहला वक्तव्य उस शेरो शायरी के बाद आज आया है। यानी जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी चुनाव की, उसके बाद से आज ये जो बात रख रहे हैं चुनाव में वोट डालने के बाद एक मतदाता के रूप में, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, एक पहली बात कि चिराग तले अंधेरा, एक कहावत हम लोग सुनते हैं। जहां ये राजीव कुमार जी ने वोट दिया है, जिस कंस्टिट्यूंसी में, न्यू दिल्ली, उसमें सबसे कम पोलिंग हुई है 9 बजे तक सुबह, मात्र 7.04%। अब उसकी जो भी वजह हो। दूसरी बात, चाहे वो खड़गे जी को जवाब देना हो, कांग्रेस पार्टी को, या विपक्षी पार्टियों के चिट्ठियों का, या एक्शन लेना हो, निर्वाचन आयोग एक पक्ष के साथ पेश आ रहा है। और अभी भी राजीव कुमार जो बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह से बात कर रहे हैं कि दिखाएंगे, दिखा देंगे, सच सामने करेंगे, सबको एक्सपोज करेंगे। यही इनका मंशा दिखाई दे रही है, बजाय ये कहने की कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और हम लोगों की शंकाएं दूर करेंगे, चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। ये कहने की बजाय सबक सिखाएंगे, एक्सपोज करेंगे, सच सामने लाएंगे कि क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है। तो भाई, देश की जनता को इसी भारत के संविधान ने तमाम सारे सवाल पूछने का और कोई भी सवाल पूछने का अधिकार दिया है। और जो इलेक्शन कमीशन अभी तक कर रहा था वो क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल भी वाजिब सवाल है। आप नंबर्स क्यों नहीं बताएंगे, सिर्फ परसेंट बताएंगे, ये भी सवाल वाजिब है। ये सवाल भी वाजिब है कि कर्नाटक में बीजेपी का वीडियो, कर्नाटक बीजेपी का वीडियो जो नितांत सांप्रदायिक था, वो वहां की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद क्यों बैन किया गया। ये भी सवाल आएंगे ना। ये भी सवाल आएंगे कि जब नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग या मुसलमान या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले या इस तरीके की बयान देते हैं, उन बयानों पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। एक मतदाता को राजीव जी पोलिंग करने में, यानी
रजिस्टर में साइन करने, उंगली में निशान लगाने से लेकर बटन दबाने का तक औसतन 1.25 से 1.5 मिनट का समय लगता है। लाइनें धीमी क्यों चल रही हैं? कौन करा रहा है और क्यों कराया जा रहा है? अभी मैं लौट आया राजीव जी, वोट अपना नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे लाइव में बैठना था आपके साथ। लाइन खिसक ही नहीं रही थी आगे। 5-6 कमरों में वहां वोट पड़ता है जहां मैं वोट डालता हूं, हर कमरे के लिए लाइन थी और वो लाइन बहुत धीमे आगे बढ़ रही थी। मुझे वोट डालने में 1.5 घंटा लग जाता, इसलिए मैं आगे अब दोबारा जाऊंगा। तो वोटिंग प्रक्रिया में जो औसत समय लगता है वो 1.25 मिनट लगता है। तो लाइन इतनी धीमी क्यों चल रही है? क्यों 1 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है? और फिर उसके अलावा पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है मतदान केंद्र में, मतदान केंद्र के आसपास। पुलिस का काम वोटर आईडी चेक करना नहीं है। पुलिस का काम मतदाता से पूछना नहीं है कि आप कौन है, आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। पुलिस का काम उन लोगों को देखना है जो गड़बड़ फैलाने की नीयत से वहां गए हैं या गड़बड़ी फैला रहे हो। तो ये मतदान धीमा कराने का, पुलिस को लगाने का, पुलिस जो है वो खास किस्म की पोशाकों को देखते हुए ही काम करे और बहुत साफ कहें कि वो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को डिस्करेज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए काम करे, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इस तरीके की बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं, तमाम विजुअल्स हैं। तो राजीव जी जो कह रहे हैं कि सबको एक्सपोज कर देंगे, तो करें सबको एक्सपोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहां बाकी लोग भी जाएंगे, सवाल पूछेंगे इनसे। राजीव जी कह रहे हैं बाकी लोग भी जाएं, पूछें सवाल और लेकिन एक्सपोज करने से बेहतर है कि यहां पर मतदाताओं को कम से कम उनकी शंकाएं आशंकाएं जो हैं उसको अगर खत्म करें, दूर करने का प्रयास करें, एक अपील करें कि नहीं अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो भरोसा बनाइए, ये सब करें तो ज्यादा बेहतर। लेकिन राजीव कुमार यहां ये सब न करते हुए यहां एक्सपोज करने की बात कह रहे हैं, समय आएगा सब कुछ बताऊंगा, ये सब कहते हुए यहां राजीव कुमार कहीं ना कहीं एक एरोगेंस जो है वो झलक रहा है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। शकील अख्तर जी हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शकील जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधा आपके पास आना चाहता हूं, सुबह से तस्वीरें शकील जी आपने देखी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वाड्रा परिवार पूरा, और उसके अलावा देश से अलग अलग तस्वीरें। और एक तस्वीर ये देख रहे हैं आप, एक ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिसमें सोमनाथ भारती नई दिल्ली जो कंस्टिट्यूंसी है वहां से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त यहां पर है गठबंधन है उसके। और इन लोगों के बीच सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सिनर्जी है वो कैसे डेवलप हुई है, इस पर जब कल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से तो उन्होंने कहा सीधे सीधे शब्दों में, जो साथी नहीं देख पाए हैं तो मैं चाहूंगा कि उस क्लिप को ले आइए एक बार फिर से स्क्रीन पे। और अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कत थी हम में और कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब वो दिक्कत खत्म हो चुकी है। जरा सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद सीधे शकील अख्तर जी के पास आएंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह आरोप भी है कि एलजी महोदय ने यह आदेश दिया हुआ है कि जहां जहां इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन मजबूत है वहां वहां वोटिंग धीमी करवाई जाए। इस आरोप में कितना दम है वो आम आदमी पार्टी से भी समझेंगे और अलग अलग बूथों पे हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन लंबी लाइनें कई जगह लगी हुई हैं। जरा सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। आप और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में साथ साथ और कई जगहों पे हम सब ने देखा कि आप गए, कांग्रेस की रैलियों में भी गए। वो जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया शुरू में दिक्कत हुई थी कांग्रेस के साथ तालमेल करने में, लेकिन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब मैं समझता हूँ ऊपर से नीचे तक काफ़ी ठीक तालमेल हो गया।
तो सुन रहे थे आप शकील जी, ये एक सिनर्जी की बात पहले शुरुआत में दिक्कत थी लेकिन अब ठीक है और वो दिखाई भी दे रहा है। आज ही कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट किया है, जरा अलग अलग बूथों पे वो जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ कौन है ये देखना जानना जरूरी है। अगर कन्हैया कुमार की वो तस्वीर आज जो उन्होंने ट्वीट किया है वो अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए, और इससे उस सिनर्जी का पता चलेगा, इससे वो समझ में आएगा कि कन्हैया कुमार यानी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ आम आदमी पार्टी का नेता दोनों साथ साथ अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में साथ साथ घूम रहे हैं तो यह दिल्ली की तस्वीर क्या बनती है और यहां से कैसे आगे की तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है। दिल्ली पर फोकस इसलिए क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश, भले आज केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ऐसी तस्वीर यहां से, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और इसमें बाबरपुर विधानसभा में माननीय विधायक, मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी के साथ स्थानीय बूथ का दौरा किया। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जनता में भारी उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि लोग अपना फैसला सुनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोगों से चलेगा, लोग यहां के मालिक, ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार गोपाल राय के साथ बाबरपुर विधानसभा के माननीय विधायक हैं ये, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उनके साथ घूम रहे हैं। तो ये जो सिनर्जी है इसी की बात हम कर रहे थे। शकील अख्तर जी, जरा आपसे समझूं और यहां से दिल्ली और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, और अब जबकि 6वां फेज खत्म हो रहा है और आखिरी फेज सामने है, 7वां फेज सामने रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उससे पहले देश की तस्वीर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है शकील जी आपको? देखिए, आपने दिल्ली का जिक्र किया तो दिल्ली का आज का जो चुनाव है उसका माहौल कांग्रेस ने बनाया, उसके प्रत्याशियों ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया, और आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उसे आगे बढ़ाया। हम दिल्ली में बहुत घूमे, आज भी घूमे, रोज जा रहे हैं। तो जो तीनों प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनकी वजह से दिल्ली की 7 सीटों पर माहौल बना है। तीनों बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी एक छवि है। जयप्रकाश अग्रवाल सबसे सीनियर नेता है, उनके सामने जो उम्मीदवार हैं उनके चाचा को भी जयप्रकाश अग्रवाल जी पहले हरा चुके हैं। कन्हैया कुमार तो अब एक राष्ट्रीय नाम हो गए हैं, जिस तरह राहुल गांधी ने उनका जिक्र किया अपनी आम सभा में परसों, और उदित राज जो है वो दलित चेहरा एक बहुत बड़ा है। तो इन तीनों ने दिल्ली में एक माहौल बना दिया, और साथ में राहुल गांधी 3 बार गए दिल्ली में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, लोगों से मिले, बात करी, और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो दरअसल पहले तो कांग्रेस के ही थे ज्यादातर, उसमें से बहुत कम ऐसे थे जो बीजेपी के समर्थक थे। वो ज्यादातर कांग्रेस से ही टूट के कट के आम आदमी पार्टी में 2013 में चले गए, या 2011-12 से जब एक नकली आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे का, उसमें शामिल होकर चले गए। तो उनमें से बहुत सारे जो हैं उन्हें कांग्रेस से कोई समस्या नहीं है, तो वो सब साथ में आए हैं, और दिल्ली आज की तारीख में एक नया इतिहास बना सकती है। आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके अंदर एक अलग किस्म का उत्साह है, और वो उत्साह इस बात का है कि जो मुद्दे इस चुनाव में आए हैं उन मुद्दों को नतीजे तक पहुंचाना है। देखिए, ये चुनाव मुद्दे का चुनाव है। ये पहला चुनाव ऐसा है बहुत लंबे अरसे बाद जब बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा और संविधान बचाओ, ये सब मुद्दे इतनी तेजी के साथ उभर के सामने आए हैं कि बाकी सारी चीजें गौण हो गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मोदी जी, और बाकी तो कोई उनके यहां है नहीं है, लेकिन जो भी कुछ बोल रहे हैं वो फिर वापस उस इशू पे आ गए हैं जिसको वो कहते थे कि अब वो इशू नहीं रहा है, हिंदू मुसलमान। और हिंदू मुसलमान पे जिस लेवल पे आ गए हैं कि अब लोग हंसने लगे, अब लोग उस बात को सुनकर हंसने लगे हैं।
तो ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, छठे दौर का। और इसमें जो एक खास बात है आज जो होने वाली है अभी थोड़ी देर बाद 7वें दौर के लिए, कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज जो है संयुक्त रैली करेंगी, और उनमें से एक बनारस है। बनारस में कांग्रेस का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का भी आप कह सकते हैं उसको, और वहां पे डिंपल यादव प्रियंका के साथ जा रही हैं। इसका मतलब कि अब बनारस में कुछ बड़े प्रोग्राम इंडिया गठबंधन के होने वाले हैं, और ये जो चीज है ये बताती है कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव को उस जज्बे के साथ लड़ रहा है जिसे आप डू और डाई कहते हैं। इस बार करके दिखाना है, और करके नहीं दिखाया तो फिर क्या होगा ये पॉलिटिकल पार्टीज को तो मालूम है, लेकिन जनता के लिए बहुत खतरनाक चीज है कि क्या होगा। जनता का सारा विवेक हर लिया गया है। जो सबसे खतरनाक बात हुई है कि जनता के अंदर जो सामान्य बुद्धि थी, जिसे कॉमन सेंस कहते थे, वो खत्म कर दिया गया है। उसे एक ऐसा नशा पिला दिया गया है जनता को कि उसको गुड बेटर बेस्ट में फर्क नहीं मालूम, अच्छे बुरे में फर्क नहीं मालूम। उसको जिन चीजों पे ले जाया जा रहा है कि मैं अवतार हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अल्टीमेट है ये, और खुल के अब लगातार उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हां मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे किसी खास काम के लिए पहुंचाया है, और जो कल का हमने जो सुना वो तो मैं अविनाशी हूं। पता नहीं किसी ने उनको ठीक से इसका अविनाशी का मतलब बताया या नहीं बताया। अविनाशी सिवाय हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा के किसी और को कहा ही नहीं जाता। जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो ब्रह्मा, भगवान स्वयं, जो न कभी पैदा होते हैं न कभी मिटते हैं। उसके अलावा सब को जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। वो कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, और अपनी तुलना काशी से कर रहे हैं कि काशी अविनाशी है इसलिए मैं अविनाशी हूं। तो स्थिति जो है वो आज की तारीख में यह है कि जनता चुनाव लड़ रही है, ये अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है ये, और उस चुनाव को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने आप को तैयार किया है। वो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आई है, और इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक और बात, आज अभी हम घूम रहे थे, अभी यहां आने से बैठने से पहले कई जगह गए, तो दिल्ली तो आपको मालूम है हजारों पत्रकार हैं, तो गए थे तो बहुत सारे पत्रकारों से मिलना होते ही फोन पे ही बात हो जाती है, कहां आ रहे हैं, क्या है, कहां देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हमने उनमें से जितने पत्रकार मिले सबसे पूछा कि कोई एग्जिट पोल वाला मिला? कहने लगे नहीं। जो जर्नलिस्ट के ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कई ग्रुप हैं, उनमें सबने लिखा कि कोई एग्जिट पोल वाला मिला नहीं। तो ये एग्जिट पोल वाले कहां पहुंच जाते हैं और कहां से आके वो बता देते हैं 1 तारीख को कि बीजेपी को इतने वोट मिल रहे हैं और बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं। आपने देखा कि वो माहौल मोदी जी ने तैयार किया था, अब की बार 400 पार, और अब मीडिया उसको या दूसरे जो इसके विशेषज्ञ बनते हैं वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दूसरे कि 400 पार नहीं, लेकिन बहुमत तो आ जाएगा। मोदी जी ने कहा मैं कहूंगा 400 पार, तुम कहना थोड़े कम आ जाएंगे, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी भी बन जाएगी, और जो फेंस पे बैठे हुए लोग हैं वो मेरी तरह झुक भी जाएंगे। तो ये जो है एग्जिट पोल वाले जो हो शकील जी, अब तो प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए कुछ एक लोग और आ गए हैं। आप तो ट्विटर पे लिख ही रहे हैं, कुछ खुल के आ गए हैं, कुछ बिना खुले हुए आए हैं, कुछ पानी पी के बोल रहे हैं, कोई पानी पीने का इंतजार कर रहा है। अब हमसे आप किस किस का नाम चाहते हैं कि हम ले? बड़ी समस्या है ये हमारे। आपको मालूम है कि दुश्मन जो है दोनों तरफ है। वो एक शेर है ना कि अब हो चुका यकीन कि बुरे हमें दोस्तों, तुम भी खफा हो, लोग भी
बरहम है दोस्तों, तुम भी खफा हो, लोग भी बरहम है दोस्तों, अब हो चुका यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों। तो बड़ा मुश्किल है इस दौर में सच कहना। वो कबीर ने कहा था ना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अब कहां कहां की बात आप याद दिला देते हैं, कबीर तक पहुंचा दिया आपने। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, तो बड़ा मुश्किल है। तो खैर आपने जिक्र किया, तो योगेंद्र यादव जो हैं वो राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे। अब आपने बात करी तो हम पूरी बात बताते हैं आपको। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम रखा गया। वो प्रोग्राम जो सिविल सोसाइटी, जिसको हम कभी भी मान्यता नहीं देते हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत ये है कि सिविल सोसाइटी, हमारा मानना है कि इस देश में जहां गरीबों की सोसाइटी नहीं बन पाई, मेहनत कश की नहीं बन पाई, किसान की नहीं बन पाई, सिविल सोसाइटी के नाम पे मध्यम वर्ग का एक बड़ा अजीब किस्म का काम था, जो अन्ना हजारे और आरएसएस के सहयोगी थे। अन्ना हजारे के जितने भी सहयोगी थे वो सिविल सोसाइटी के नाम पे शुरू हुए। क्या नाम है, विश्वास कुमार, ये योगेंद्र यादव, और कहने में बहुत सारे लोग हैं। खैर अब नाम मत आप इस टाइम कहिए, छठा फेस चल रहा है, फिर लोग कहेंगे। तो बहुत सारे लोग थे। तो इन लोगों ने जो करा क्या कि ये लोग मूलतः राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोधी थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई, जो इन सिविल सोसाइटी के नाम से बुलाई गई, रोकना चाहूंगा आपको, जरा रोकना चाहूंगा शकील जी। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वोट डालने पहुंचे हैं और तस्वीरें, लेकिन मजेदार तथ्य है कि अरविंद केजरीवाल जिस एरिया से में वोट डालने पहुंचे हैं उस एरिया में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल ये बट ऑब्वियस है कि वो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, तो हाथ पे इस बार बटन दबाएंगे अरविंद केजरीवाल। और उधर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सब ने, पूरा गांधी परिवार ने आज वोट डाला है और नई दिल्ली से। और वहां पे सोमनाथ भारती इंडिया गठबंधन और झाड़ू छाप पे खड़े हैं। झाड़ू छाप उनका है, यानी आम आदमी पार्टी से हैं। तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम दिख रहा है और ये सिनर्जी यहां दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। वोट डालने आए हैं अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ में, उनका बेटा, उनकी बेटी और सुनीता केजरीवाल, ये चारों परिवार के जो सदस्य हैं, ये चारों यहाँ पर आए हुए हैं वोट के लिए और लाइन में खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। और ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते हुए और वोट डालने के लिए, ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही हैं। लोग मिल रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो दिल्ली की तस्वीरें, अलग अलग वीआईपी एरिया और वीआईपीज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधा लाइव टेलीकास्ट। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली के हिसाब से, हरियाणा के लिहाज से, और उसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, बिहार की 8 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, ओडिशा की 6 सीट, झारखंड की 4 सीट और हरियाणा की 10 और दिल्ली की 7 सीटें। ये इंपॉर्टेंट, इस प्रकार 58 सीटों पे पोलिंग आज हो रही है और इन 58 सीटों में से दिल्ली और हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की सीधी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। अब बाहर लंबी भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, मीडिया का जमावड़ा भी है और साथ साथ इंतजार है कि शायद अरविंद केजरीवाल मीडिया से कुछ बात करें। देखते हैं अरविंद केजरीवाल अगर कुछ बात करते हैं मीडिया से तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी, 2 साथी मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो अपनी बात रख रहे थे, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और आप दोस्त साथी शुभचिंतक आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सुबह से इस कार्यक्रम को हम लेकर
लेकर आ रहे हैं और आज छठवें दौर का चुनाव और इस छठवें दौर के मतदान में दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का कहना है वो ये कहना है कि जो इंडिया गठबंधन की सीटें और उसमें जिस बूथ पे इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है वहां पर एलजी महोदय ने आदेश दे रखा है कि धीमी पोलिंग करवाई जाए। दिल्ली में आज का तापमान 46 डिग्री रहने वाला है और बहुत गर्म दिल्ली और उसके बाद इस गर्मा गर्म माहौल और सियासी माहौल भी काफी गर्म है। इससे पहले आपने राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, काफी चर्चित चेहरा, उनकी भी बातें आपने सुन ली। थोड़ी देर पहले आपने राजीव कुमार को भी सुना और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ। और इधर सीधे आप झारखंड देखिए, झारखंड में कल्पना सोरेन आई हैं वोट डालने के लिए। कल्पना सोरेन की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं वो जेल में हैं और वो बाहर नहीं आ पाए, लेकिन कल्पना सोरेन की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये लोकतंत्र का पर्व यानी लोक पर्व किस दिशा में किधर जा रहा है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठवें चरण के बाद ये देखिए कल्पना सोरेन। और आज एक बहुत बड़ी तस्वीर आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, वो है उधर वाराणसी से, जहां प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ये दोनों रोड शो करने वाले हैं अपने कैंडिडेट यानी जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं अजय राय जो कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांगते हुए आज ये दोनों दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव सीधे शाम को वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। केजरीवाल अगर कुछ बात करते हैं मीडिया से तो वो भी हम आप तक लेके आएंगे। चलते हैं सीधे शकील अख्तर जी के पास। शकील जी बहुत अच्छी शायरी यहां शेर एक पढ़ के बता रहे थे और उसके साथ साथ ये कि इस देश में कैसे परिस्थितियां बदलती हुई जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाल्टी में पानी भर भर के लाके अपने सिर पे डाल रहे हैं ठंडक पहुंचाने के लिए और ठंडक पहुंचा के ये कहना चाहते हैं कि नहीं जी रहने वाले तो नरेंद्र मोदी ही हैं तीसरे टर्म में भी। यही बात यहां कुछ लोग बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। कुछ आपने इंटरव्यूज भी देखे होंगे। शकील अख्तर जी ओवर टू यू, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, एक तो आपने जो कहा कि अभी अरविंद केजरीवाल बात कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि जरूर बात करेंगे। केजरीवाल जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और ये अच्छी बात है। आज के वक्त में तो बहुत ही अच्छी बात है कि जहां मौका मिले, जितना मौका मिले अपनी बात कह दीजिए। तो केजरीवाल अभी बाहर निकल के जरूर मीडिया को कुछ कहेंगे और ऐसी बात कहेंगे जिससे उनके समर्थकों में, इंडिया के समर्थकों में उत्साह ज्यादा पैदा हो और थोड़ा सा बीजेपी वालों को तकलीफ हो। तो केजरीवाल अपनी तरफ से तकलीफ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे माहौल में ये सब उनका अपने यहाँ तरीका होता है। केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं। तो अभी आप जो वोट डालने की बात कर रहे थे कि केजरीवाल जी जो हैं वो पंजे को वोट देंगे, तो राहुल ने ये बात कह दी थी, पहले कहा था राहुल ने कहा था कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और हम लोगों के अंदर आपसी समझ कितनी है ये इसी से साबित हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर मैं जो हूं वो आपके उम्मीदवार को वोट दूंगा और अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे। और ये हो रहा है और ये अच्छी बात है ये, क्योंकि जो शंकाएं पैदा की गई थी इंडिया गठबंधन को लेके कि सारे दल ऐसा होगा और वैसा होगा, इन सबको गलत साबित कर दिया है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो इंडिया गठबंधन एक यूनिट की तरह चुनाव लड़ रहा है। अभी जो चुनाव है जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली की 7 सीटें तो है ही हैं, साथ में हरियाणा की 10 सीटें। हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का सहना पड़ सकता है। 10 सीटें हैं उसके पास पूरी की पूरी, उसमें से कितनी रहेंगी या नहीं रहेंगी आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है।
अच्छा, हरियाणा में जो गुस्सा है वो दिख रहा है, गुस्सा बाकी जगह भी है, लेकिन हरियाणा के लोग जो हैं वो वोकल हैं, बोलते हैं अपनी बात। उन्हें उतना बात को छुपाना और हिपोक्रेसी के साथ कहना नहीं आता है, इसलिए हरियाणा का दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह भी इतना ही गुस्सा है। आप यूपी में देखेंगे कि हरियाणा के बाद यूपी एक ऐसा प्रदेश होने जा रहा है जो बहुत ही अलग तरह के नतीजे दे सकता है, बहुत ही अलग तरीके के नतीजे दे सकता है। 2014 में जितनी सीटें थी बीजेपी की वो 2019 में कम हुई हैं, और 2024 में कितनी कम होंगी तो बहुत बड़ा सवाल है। अब अभी जिक्र कर रहे थे कि भी आप दिखाएंगे वाराणसी का, वाराणसी में एक ये बहुत जबरदस्त रोड शो होने जा रहा है। प्रियंका और डिंपल जो है, इन दोनों का साथ क्या वहां बताएगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो आप फूलपुर और इलाहाबाद याद कर लीजिए, जहां राहुल और अखिलेश साथ में थे। जिस तरह से वहां पे युवा उमड़े हैं, इसी तरह से यहां पे ये जो दो हैं, अलग तरह के स्टार कैंपेनर हैं दोनों। डिंपल अपने आप में बहुत सदा हुआ भाषण देती हैं, बहुत मजबूत नेता है वो, और प्रियंका जो है, उनके भाषणों ने तो इस बार पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी है। नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा तकलीफ जिसके भाषणों से हुई है वो प्रियंका गांधी है। उनके सारे विरोधाभास, उनके सारे अंतर विरोध प्रियंका गांधी ने सामने रख दिए अपने भाषणों से। प्रियंका गांधी जिस तरह से कहती हैं कि ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, और क्या ये जानते हैं कि मंगलसूत्र होता क्या है, उसकी गरिमा क्या होती है, उसकी संस्कृति क्या होती है, पवित्रता क्या होती है उसकी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब एक बात और हम कह दें कि ये जो इलेक्शन कमीशन की आप राजीव कुमार जी की बात कर रहे थे, पहले भी बहुत बोले, आज भी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जो काम करना है, माफ कीजिएगा, वो नहीं कर रहे हैं। जेठ का महीना शुरू हो गया कल से, और आज से नौतपा शुरू हो गया। नौतपा क्या होते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते। नौतपा यानी साल के सबसे गर्म 9 दिन, जो साल में सबसे गर्म 9 दिन होते हैं उन्हें नौतपा कहते हैं उत्तर भारत में। वो शुरू हो गए। आपने बताया, खुद ही आप ही कह रहे हैं कि 40 डिग्री होने की संभावना है, और ये 40 डिग्री में एक मौसम विभाग एक बात और कहता है, फील लाइक। तो फील लाइक जो है 50 से ऊपर बता रहा है वो, कि टेम्परेचर इतना होगा, लेकिन आप पे जो इसका असर पड़ेगा वो 50 डिग्री से ऊपर का पड़ेगा। भैया ऐसे में ये 25 जून आपने क्यों चुना दिल्ली के लिए? 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, सरकार से पूछ के ही चुनाव आयोग सारा तय करता है कार्यक्रम। 2014 10 अप्रैल को कराया था। 10 अप्रैल बहुत अच्छा मौसम था। आज आप क्यों ले आए इसको 25 मई पे? आपका काम यह है कि मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, और अभी मतदाता को कैसे परेशान किया जाए, ये एलजी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के शब्दों में, कि मतदाताओं को रोको वोट डालने से, देर लगाओ, उनकी भीड़ को बढ़ाओ। ऐसी गर्मी में कहीं पानी का इंतजाम है? कहीं पानी का इंतजाम नहीं है। अभी साउथ में चुनाव पूरे हो गए, साउथ में हर जगह पानी का इंतजाम था। पानी की बॉटल्स थी और साया का इंतजाम था, शेड का इंतजाम था। यहां पे कहां है शेड का इंतजाम? जरा एक जगह कोई हमें बता दे कि जहां शेड लगाया हो चुनाव आयोग ने। ये चुनाव आयोग का काम है, इसके लिए उसके पास बहुत बजट होता है। हर जगह शेड का इंतजाम होना चाहिए था, हवा का इंतजाम होना था, पंखे लगना चाहिए थे। पानी का इंतजाम तो बहुत जरूरी है। लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसी गर्मी में लू लगना एक बहुत ही सामान्य सी बात है। तो आप चुनाव आयोग जी क्या कर रहे हैं? आप खाली धमका रहे हैं लोगों को, जो आपका काम नहीं है। आप अभी एक और उदाहरण हम देते हैं, और उदाहरण ऐसा है कि जिसको लेकर हमें बड़ी तकलीफ भी है, बहुत तकलीफ है हमें। कल हमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का फोन ब्लॉक करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर भारत तक हिंदुस्तान में क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं।
अरे चुनाव आयोग जी इन बड़े बड़े लोगों का, और जो खासतौर से भारत रत्न है, इनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, अखबारों में टीवी में प्रचार करो, इनसे फोन मत करवाओ। एक बेसिक चीज होती है कि फोन आदमी को इरिटेट करता है। ये इतनी सी बात इनको नहीं मालूम कि बेवजह बे टाइम कभी भी ये जो ऑटोमेटिक फोन होते हैं ये आ जाना लोगों को परेशान करते हैं। परसों एक आया था 1-2 दिन पहले सचिन तेंदुलकर, ठीक है भाई, राजनीतिक रूप से उन्होंने जो किया हो वो अलग बात है, बस सचिन तेंदुलकर ने हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेला है और हिंदुस्तान के लोग इस मामले में इतने उदार हैं कि चाहे सचिन तेंदुलकर बाद में राजनीतिक रूप से कुछ भी करते रहे हो, उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखते हैं। हम भी रखते हैं क्रिकेट की वजह से। और कल फिर आया, काम कर रहे थे उस वक्त, तो जाहिर है कि खींच होती है आपको, तो आपको सचिन तेंदुलकर का फोन ब्लॉक करना पड़ता है चुनाव आयोग की वजह से। ये दोष चुनाव आयोग पे जाएगा। कभी भी इतने बड़े लोगों का, खासतौर से भारत रत्न का उपयोग फोन करने के लिए नहीं किया जाता है। ये एक बेसिक चीज है, कॉमन सेंस की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है। ये कहीं लिखी नहीं जाती कानून की किताबों में कि कल वो कहें, या सॉरी टू से फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ही कहे या चुनाव आयोग ही कहे। चुनाव आयोग ने भी क्या कहा है कि कोई कानून ऐसा नहीं है जो मुझसे कहे कि मैं 17C का जो डाटा है वो अपलोड करूं। हर चीज कानून में। अरे भारत का संविधान जब बना था तब भी कहा गया था कि परंपराएं हैं इसमें, ट्रेडिशंस हैं इसमें। हिंदुस्तान तो वो महान देश है जिसको हम कहते हैं 5000 साल की संस्कृति, हम ही तो कहते हैं। तो 5000 साल की संस्कृति में हम जो है सारी चीजें परंपराओं से ही तो निभाते हैं, ट्रेडिशन से ही तो निभाते हैं। हम कहां किसको हम कानून में ढूंढने जाते हैं, किताब में ढूंढने जाते हैं, CRPC में और IPC में ढूंढने जाते हैं। और क्या ढूंढना चाहिए? चुनाव आयोग कहता है कि मैं 17C को अपलोड करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। तो भाई साहब ये भी किसी किताब में नहीं लिखा है, ये एक सामान्य ज्ञान की चीज है, अदब की चीज है, कायदे की चीज है, सभ्यता की चीज है कि भारत रत्न का इस्तेमाल फोन करने में मत करवाइए, ऑटोमेटिक फोन करने में। कल करना पड़ा ब्लॉक हमें, और हमने जो 2-4 बहुत नजदीक के लोगों को कल ये बात बताई तो वाकई बड़े दुखी होकर बताई ये बात कि यार क्या करें, बहुत करना पड़ा, हमें मजबूर होकर करना पड़ा। कुछ तस्वीरें लाना चाहता हूं शकील जी, कुछ तस्वीरें लाना चाहता हूं, कुछ ट्वीट्स लाना चाहता हूं। इस बीच एक तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सेल्फी आ गई है जरा, और उसके साथ साथ अपील भी प्रियंका गांधी की है, अगर उसको ला सकते हैं ट्वीट के जरिए। प्रियंका गांधी ने अपने और राहुल गांधी की सेल्फी के साथ उन्होंने ट्वीट किया है, जरा उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट है, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया के ऊपर हमला है, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले ये देखिए, प्रियंका गांधी कह रही हैं अपने संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मतदान किया। आप लोग भी भारी से भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा जरूर लें। जय संविधान, जीतेगा इंडिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उंगली की निशान दिखाते हुए, और यह निशान काफी महत्वपूर्ण, और यहां से एक तस्वीर दिखाई देती है हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र की, हिंदुस्तान के इस मजबूत संविधान की, जिस संविधान की रक्षा करने की कसमें लगातार नेता जन जो हैं वो करते आए हैं। लेकिन उसी संविधान को बदलने की बात भी 400 पार के नारे के साथ सुनाई पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ उधर लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसको ले आइए। लंबा ट्वीट है लेकिन महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट। लालू प्रसाद यादव इस ट्वीट में जो बातें कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उस लिहाज से भी है क्योंकि देखिए, कह रहे हैं कि पत्रकार लोग नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन कोई अपना पत्रकारिता धर्म नहीं निभा रहा। किसी ने डर के मारे प्रधानमंत्री से नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा? नंबर 1 कि आपने सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? आपने वो वादा किस आधार और अध्ययन के तहत किया था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये पत्रकारों के लिए सवाल रख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। दूसरा सवाल, आपने कहा था कि लाखों करोड़ काला धन विदेशों में है, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? ये किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। तीसरा सवाल, आपने गंगा सफाई की बात की। इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं राहुल गांधी, ये जो तस्वीर है ये कन्हैया कुमार की तस्वीर है, इन तस्वीरों को देखिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं लालू प्रसाद यादव की जो
ट्वीट है उसको आपके सामने रख रहा हूं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं तीसरे सवाल में कि आपने गंगा सफाई की बात की, उसका क्या हुआ, बल्कि गंगा मैया को पहले से ज्यादा यानी पहले से अधिक प्रदूषित कर दिया है। किसी पत्रकार ने नहीं पूछा पहले देश पर कितना कर्ज था, अब कितना है, 10 वर्षों में इन्होंने 4 गुना कर्ज क्यों बढ़ा दिया, यह भी चौथा सवाल है। पांचवा सवाल, इन्होंने पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ माफ क्यों किया, 25 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ आपने क्यों किए, ये क्यों नहीं पूछा किसी पत्रकार ने। फिर पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कि कोई नोटबंदी का जिक्र नहीं कर रहा, न ही इसके फायदे पूछ रहा है। इनके कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ी, ये सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा है। बिहार ने आपको इतने सांसद दिए, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया, ये भी कोई नहीं पूछ रहा है। 8 सवाल यहां इन्होंने पूछे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि यह इंटरव्यू नहीं पटकथा है, यानी जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं नरेंद्र मोदी की, यह इंटरव्यू नहीं बल्कि पटकथा है। एक सवाल पूछने से पहले पत्रकार लोग 3 मिनट मक्खन लगाते हैं, फिर चाशनी में लपेट एक सवाल पूछते हैं, फिर 3 मिनट मक्खन लगाते हैं। इतना स्क्रिप्टेड भी नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं इतना स्क्रिप्टेड भी नहीं होना चाहिए कोई इंटरव्यू। जिस तरह के इंटरव्यू आप ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तार्किक सवाल रखते हुए यहां लालू प्रसाद यादव, और आज चुनाव के दिन लालू प्रसाद यादव जो बात कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये समझने की जरूरत है कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और यहां पर लालू प्रसाद यादव की ये बात, जल्दी से आना चाहता हूं ये कमेंट के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी, लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट, इसको कैसे देखा जाए? राजीव जी, बहुत कहा जाए कि जो गंभीर समय है उस समय लालू यादव का ये ट्वीट आया है। और लालू प्रसाद यादव जो कहना चाहते हैं वो साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि किस तरीके से मीडिया जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हैं नरेंद्र मोदी, उनके सामने बिछ चुका है और कोई सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। और ये सवाल जो पूछे जाना चाहिए थे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश का सत्यानाश किया है, मीडिया ये सवाल नहीं पूछा है। हालांकि मीडिया की अपना काम है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो कर रहा है नहीं कर रहा है। जब राजीव जी सारी संस्थाएं ही एक तरीके से अपना काम नहीं कर रही हों तो ऐसे में मीडिया से लोगों की आशाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि इस मीडिया से आशाएं मुझे लगता है अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स के कब्जे में ये मीडिया आ गया है तो पत्रकारिता वहाँ वैसे भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो आशा की जा सकती है कि थोड़ा सा पत्रकारिता का धर्म लोग निभाएंगे, लेकिन लोग नहीं निभा रहे हैं। तो इसलिए राजीव जी राजनेताओं को लगातार, अब देखिए ये हमले जो हैं मीडिया के ऊपर इस तरीके के, ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जहाँ भी कहीं बोलते हैं वो सीधे सीधे मीडिया को लेकर के बात करते हैं। अखिलेश यादव जहाँ जाते हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं। तो ये परिस्थितियाँ नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों के अंदर राजीव जी ये पैदा कर दी हैं। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, उसके सामने जिस तरीके की परिस्थितियाँ नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दी हैं, ये प्रतिष्ठा वापस पाने में कई 100 साल जो है इस मीडिया को लग जाएंगे, वो प्रतिष्ठा जो उसकी पहले हुआ करती थी। राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच 11 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं टर्नआउट के, वोटर टर्नआउट के 11 बजे तक के आंकड़े क्या कहते हैं स्क्रीन पे भी हम जल्दी से ले आएंगे, लेकिन आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। 25.76% अभी तक 25% से ज्यादा की पोलिंग, 25.76% की पोलिंग हो चुकी है इन 8 राज्यों। जिन 8 राज्यों में आज पोलिंग हो रही है उनमें 58 सीटें हैं। इन 58 सीटों पर 25.76% की पोलिंग हो चुकी है, जिसमें ओडिशा में 21.30%। ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं चुनाव आयोग के अनुसार। ये आंकड़े आप तक स्क्रीन पे भी हम ले आए हैं। ओडिशा में 21.30%, उत्तर प्रदेश में 27.06%, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 36.88%, बिहार में 23.67%, 23.67% यानी 23.67%, हरियाणा में 22.09% यानी 0.9%, 22.09%, जम्मू कश्मीर में 23.11%, झारखंड में 27.80% और दिल्ली में 21.69%। ये आंकड़े आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27% और पश्चिम बंगाल में 36%, लगभग 37% पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नंबर 1 नंबर 2 पे
नहीं, नंबर 2 पे झारखंड है अभी के समय के हिसाब से, क्योंकि 27.80% है झारखंड में। सेकंड पोजीशन पर झारखंड, फर्स्ट पोजीशन पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश, और इस प्रकार 25.76% की पोलिंग हो चुकी है। और ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 11 बजे तक के आंकड़े। और उधर अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग की। अरविंद केजरीवाल अपने पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ वोटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल गए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उंगली की निशान दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और वोट डाल के आए। और ये निशान आप देखिए, और इसके साथ साथ एक अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल की मतदान कीजिए। और उसके बाद आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के बाद ये सुनीता केजरीवाल भी हैं, उनकी पत्नी। पिछले दिनों लगातार जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो इनको भी आपने देखा उंगली पर निशान लगवाते हुए। और यहाँ मीडिया का जमावड़ा भी है, फोटोग्राफर्स का खासकर फोटो ले रहे हैं। तो दिल्ली की तस्वीरें साफ है। सुबह 9 बजे के लगभग आपने देखा गांधी परिवार लगभग पूरा था। सोनिया गांधी पहुंची अपने बेटे राहुल गांधी के साथ, और उनके बाद उधर प्रियंका गांधी की पुत्री और उनके पुत्र दोनों थे, उनके पति, और उसके बाद ये पूरा परिवार इकट्ठा होता है एक साथ। फिर राहुल गांधी अपनी बहन के साथ सेल्फी लेते हैं, और अपनी माताजी के साथ, सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते हैं, और उस सेल्फी को ट्वीट करके और लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कि वोट डालिए, ये आपका अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए, ये सारी बातें वहां पे रखते हुए। इस बीच आप देखिए ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, ये दोनों भी अपनी उंगली पे वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल, ये दोनों, सुनीता केजरीवाल जो हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, आप जानते हैं, ये दोनों यहां पर तस्वीरें खिंचाते हुए मीडिया के सामने। और अब अरविंद केजरीवाल मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा ये सुन लेते हैं जल्दी से। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को जो बाइट दी है, क्या कहा है, सुनिए। पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। और मेरी मम्मी आज यहाँ पर और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें, और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहें दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत तो सुन रहे थे आप अरविंद केजरीवाल। आवाज बहुत यहाँ, क्योंकि गहमा गहमी का माहौल है, अरविंद केजरीवाल को सुनना सब चाहते हैं। और ये इस माहौल में, और सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, और ये आज अपने वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और कल ही आपने देखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो थोड़ी देर बाद लाइव टेलीकास्ट हम अरविंद केजरीवाल के उस इंटरव्यू को जरूर करेंगे। और बहुत छोटा इंटरव्यू है, बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 17-18 मिनट का इंटरव्यू, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल का। उस इंटरव्यू के जरिए जो उन्होंने जो बातें हमसे कही हैं, जो की हैं, उन बातों को भी पहुंचाना आप तक जरूरी इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की सिनर्जी को भी बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर अब आगे है, कितनी सीटें जीतने जा रहा है। ये सारी बातें इन्होंने डीबी लाइव से चर्चा